उसने अपने हेजिटेंट पति को समझाया कि उन्हें क्राउन प्रिंसेस शेरन के पक्ष में क्यों खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यह उनके बेटे को एम्प्रेस का पति बनाने का मौका था। ड्यूक को पूरी तरह समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी क्या कह रही थी। फिर डचेस ने उदाहरण दिया कि कैसे ड्यूक लियो, जिसने पहले किंग केलब का साथ दिया था, अब बिना किसी हिचकिचाहट के करंट रूलर एम्परर ईथन के पक्ष में चला गया और अपनी बेटी को प्रिंसेस बना दिया। डचेस का सपना था कि उनका बेटा जेकब, जो कोलंबिया का सबसे हैंडसम माना जाता था, एम्प्रेस का पति बने। ड्यूक और डचेस क्राउन प्रिंसेस शेरन से मिलने के लिए कमांडर गॉर्डन के एस्टेट आए। शेरन ने दिमाग लगाया कि उन्हें अपने पक्ष में कैसे लाया जाए, और ड्यूक खुद ही आया, लेकिन शेरन ड्यूक की नीयत समझ नहीं पाई। ड्यूक अपने सबसे बड़े बेटे को भी साथ लाया ताकि वह राजकुमारी से मिले। जेकब मिचेल, ड्यूक ऑफ मिचेल का सबसे बड़ा बेटा। शेरॉन को लगा कि वह अपनी मर्जी से नहीं आया होगा, खासकर क्योंकि उसने उसे आमतौर पर नहीं देखा था और इंपीरियल पैलेस में उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। ड्यूक मुस्कुराया और कहा कि राजकुमारी और उसका बेटा एक लविंग कपल जैसे लगते हैं, खासकर उनके सुंदर काले बालों की वजह से। जबकि जेकब को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। शेरॉन यह सुनकर शॉक थी। क्राउन प्रिंसेस ने मर्चेंट्स को आदेश दिया कि वह अफवाह फैलाएं कि फ्रेड उसकी गैर मौजूदगी में जबरदस्ती गद्दी हथियाने की कोशिश कर रहा है। रूमर्स तेजी से फैल गए, लेकिन लोग कंफ्यूज थे। उन्हें पता नहीं था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। 6 महीने बाद लोगों की राय बढ़ गई कि भविष्य का रूलर कौन बनेगा, और शेरन और फ्रेड के बीच 3 बार संघर्ष हुआ। क्राउन प्रिंसेस के मिलिट्री कैंप में बाहरी फोर्सेस के इस्तेमाल को लेकर विवाद हुआ। शेरॉन की योजना थी कि वह कमजोर रूलर होने का नाटक करे और नेबरिंग स्टेट्स से सपोर्ट हासिल करे, और यह योजना सफल रही। राजकुमारी ने फ्रेड को पकड़ लिया, जो इंपीरियल पैलेस में घुस आया था। उसकी मां राजकुमारी के सामने घुटनों पर गिर गई और अपने बेटे को माफ करने की भीख मांगी, क्योंकि वह लेट एम्परर और उसके भाई का प्यारा बच्चा था। रिबेलियन की योजना बनाने वाले फ्रेड को मौत की सजा दी गई और उसकी मां को इम्प्रिजन कर दिया गया। जिन्होंने एम्परर के कॉर्प्स को छुपाया और जिन्होंने शेरन को बिट्रे किया, उन्हें मौत की सजा या पद से हटा दिया गया। सेज ने माना कि क्राउन प्रिंसेस शेरन में नेचुरल रूलर का कैरेक्टर था, और शायद अगर वह रूल करती तो बहुत खून बहता, लेकिन कोलंबिया के लिए केवल प्रॉस्पेरिटी ही इंतजार कर रही थी। स्प्रिंग में फॉर्मर एम्परर का फ्यूनरल हुआ और शेरन कोलंबिया कोलंबिया की 19वीं रूलर बन गई। कोरोनेशन डे पर राजकुमारी ने अपनी नैनी को याद दिलाया कि 6 साल पहले वह वलेहो की एम्प्रेस बनना चाहती थी। नैनी रोने लगी। शेरन ने उसे शांत करने की कोशिश की क्योंकि सब ठीक था, लेकिन नैनी सोच रही थी कि अगर एम्प्रेस उस दिन राजकुमारी को देखती तो क्या होता। शेरन ने नैनी को आश्वस्त किया कि वह जरूर मंदिर जाएंगी, अपनी मां को देखने और उसी तरह का कोरोनेशन अरेंज करने, ताकि नैनी सब देख सके। शेरन बहुत दुखी हुई जब उसके पिता ने उसे क्राउन प्रिंसेस बनने के बाद उसकी नैनी को निकाल दिया, लेकिन सिर्फ इसी वजह से वह महिला जिंदा बची। शेरॉन ने उसका हाथ पकड़ा और हमेशा उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद कहा। हर मैजेस्टी को बताया गया कि उसका एल्डर ब्रदर आ गया है, और उसका चेहरा फ्लश हो गया। वह जल्दी से उसके पास गई और पूछा कि क्या उसने सच में अपनी कूल लिटिल सिस्टर से मिलने का फैसला किया, लेकिन भाई ने जवाब में साइलेंस रखा। ब्रदर जॉन फॉर्मल तौर पर बात करने आया और फिर जाने वाला था। जॉन केवल एक सवाल में इंटरेस्टेड था, क्या फ्रेड को डेथ सेंटेंस देना जरूरी था। जॉन का मानना था कि खून बहाना बिल्कुल जरूरी नहीं था, क्योंकि शासन के पहले दिनों में काइंडनेस दिखाना चाहिए, खासकर जब वे सेम ब्लड के थे। लेकिन शेरन डिसएग्रीड थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाई सिर्फ इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि उसके सामने कोई ऑपोजिशन नहीं था। उसका सिचुएशन बिल्कुल अलग था जब वह क्राउन प्रिंसेस थी। उसे फ्रेड और उसके बाकी भाई बहनों से कंपेयर किया जाता था। कई सौ एरिस्टोक्रेट्स उसके खिलाफ थे और उसे दूसरों से बेहतर मानते थे। राजकुमारी के लिए 8,000 एनिमीज का खून देखना अपने ही लोगों के 100 खून देखने से बेहतर था। जॉन अपनी बहन को समझ नहीं पाया, लेकिन अब सब कुछ सेटल हो गया था और भविष्य में वह सब संभाल सकेगी। एल्डर ब्रदर ने अपनी बहन को पूरे वार्मथ और केयर के साथ हग किया। हर मैजेस्टी शेरन अपने सब्जेक्ट्स के सामने खड़ी हुई और एम्प्रेस बन गई। उसी शाम एम्प्रेस ने पहला मीटिंग किया, तय किया कि स्टेट अफेयर्स कैसे कंडक्ट होंगे, और लोगों को पोजीशंस में असाइन किया। जिन लोगों ने उसके पिता का सपोर्ट किया, जैसे ड्यूक मिचेल, वे उसके साथ रहे। उन्हें निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे अपने करियर्स के प्राइम में थे।
एम्प्रेस से पूछा गया कि वह कब मैरिज करेगी। शेरन रश को समझ नहीं पाई। कोरोनेशन अभी खत्म हुआ था। रेन के शुरू में ही फाउंडेशन रखना जरूरी था ताकि स्टेट अफेयर्स कंडक्ट करना आसान हो। प्रीवियस एम्परर्स, जिनकी एक वाइफ और कई कॉन्क्यूबाइंस और एयर्स थे, के मुकाबले एक एम्प्रेस सिर्फ एक हस्बैंड रख सकती थी। हर मैजेस्टी समझ नहीं पाई कि लोग क्यों सोचते थे कि वह कॉन्क्यूबाइंस को नहीं रख सकती। प्रीवियस एम्परर्स और उनकी वाइफ्स रश में एयर्स पैदा करते थे। इसी वजह से कॉन्क्यूबाइंस का मुद्दा इतना हीटेडली डिस्कस किया गया। शैरन मुस्कुराते हुए बोली कि उसने उनके शब्दों पर ध्यान से विचार किया और लोग सही थे, क्योंकि इंपीरियल फैमिली की स्टेबिलिटी सच में अच्छे एयर्स पर डिपेंड करती थी। उसे समझ आ गया कि उसे जल्दी से जल्दी एक अच्छा हस्बैंड ढूंढना होगा। तो सबसे पहले उसने कॉन्क्यूबाइंस ढूंढने का काम शुरू किया। ड्यूक मिचेल तो चिल्ला पड़े कि पहले उसकी एम्प्रेसेस रूल करती थीं और उनके पास सिर्फ एक हस्बैंड होता था। लेकिन शैरन पीछे नहीं हटी। उसने ड्यूक से कहा, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि जब एम्प्रेस अकेली हो तो पावर बैलेंस करने के लिए कॉन्क्यूबाइंस लेना ज़रूरी है? रूमर्स के मुताबिक कुछ एम्प्रेसेस के लवर्स होते थे, लेकिन कभी कोई हार्म नहीं। फिफ्थ एम्परर काइंड और ब्लेमलेस के 5 कॉन्क्यूबाइंस थे। 11th एम्परर के पास सारे 6 थे। एवरेज में कोलंबिया के रूलर के 15 कॉन्क्यूबाइंस होते थे, लेकिन एम्प्रेस ने खुद को उनसे कम नहीं माना और उसके पास कम से कम 5 कॉन्क्यूबाइंस होंगी। इसका मतलब था कि एम्प्रेस के डॉटर इन लॉ बनने के चांसेस बढ़ गए। क्राउड में हीटेड डिस्कशन हुआ कि ड्यूक मिचेल का बेटा ग्रूम के लिए कंटेंडर है, लेकिन अगर ऐसा था तो कोई भी ट्राई कर सकता था। अगले दिन टैक्स सिस्टम बदलने की डिस्कशन हुई और शहर में प्राइसेस एबनॉर्मल रूप से बढ़ गए। फिर भी प्राइसेस उस समय के मुकाबले कम थे जब पावर सीजर और बैटल्स सिर्फ कैपिटल के पास हुई थीं। तो नेबरिंग एरियाज को अफेक्ट किए बिना बैलेंस एस्टैब्लिश करना मुश्किल था। गवर्नमेंट अफेयर्स शैरन के लिए सोचे से ज़्यादा मुश्किल साबित हुए और वह एग्जॉस्टेड हो गई। उसे उस समय वापस अपने सेंसेस में लाया गया जब हेरम का आया और एम्प्रेस से मिलने की रिक्वेस्ट की। उसने एक डॉक्यूमेंट लाया जिस पर कॉन्क्यूबाइंस को साइन करना था। हर मैजेस्टी ने कहा कि कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही कि वह कॉन्क्यूबाइंस अन्य देशों से चाहती थी। शैरन अपने किए गए काम से खुश हुई। और भी अच्छा होता अगर उसने उस समय ईथन का फेस पर्सनली देखा होता। एम्प्रेस ने अपने एडवाइज़र से पूछा कि क्या ड्यूक मिचेल अपने बेटे को कॉन्क्यूबाइन के रूप में लाएगा। एडवाइज़र ने माना कि वह इतनी दूर नहीं जाएगा, क्योंकि ड्यूक अपने बेटे को कुछ भी फोर्स नहीं कर सकता जब तक वह खुद नहीं चाहता। जेकब अपने पिता के पास आया और अनाउंस किया कि वह एम्प्रेस का कॉन्क्यूबाइन बनना चाहता है। पिता स्पीचलेस हो गए, लेकिन जब उन्होंने सोच समझ लिया तो पूछा कि क्या जेकब को पता है कि कॉन्क्यूबाइंस कौन है। उन्होंने अपने बेटे को बताया कि शुरू में यह सिस्टम एमिरेट के स्टेट का हिस्सा था, लेकिन बाद में कल्चरल एक्सचेंज के बाद अन्य देशों में फैल गया। उस समय इन्हें रूलर के लवर्स कहा जाता था, लेकिन एम्प्रेस द्वारा चुने गए फुल फ्लेज लवर के अनलाइक कॉन्क्यूबाइंस अपने काम को एम्प्रेस की फीलिंग्स की परवाह किए बिना करते हैं। लवर के बच्चों के अनलाइक कॉन्क्यूबाइन के बच्चे एम्प्रेस के बच्चे माने जाएंगे। कॉन्क्यूबाइन हर्म में रहती है और कोर्टर्स में शामिल होती है। जेकब का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वह जल्दी सीखने वाला था और मानता था कि इसे मास्टर करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। ड्यूक यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जैकब सच बोल रहा है। उनके लिए ये और भी बड़ी चिंता की बात थी। जैकब ने पूरी एप्लीकेशन ड्यूक को हर्म में सौंप दी। वह अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट था और मानता था कि 1 साल से भी कम समय में एम्प्रेस उससे शादी कर लेंगी। जैकब ने अपने पापा से कहा कि हर तैयारी कर दें, लेकिन ड्यूक समझ ही नहीं पाए कि उनका बेटा क्या बोल रहा है और उसे सच में क्या चाहिए। जैकब को एक किताब चाहिए थी जिसमें नाइट टेक्निक्स के बारे में लिखा हो। एक कैरेज एम्प्रेस के पैलेस की तरफ जा रही थी। आदमी सच में समझ नहीं पा रहा था कि उसे मेन एम्बेसडर क्यों चुना गया। काउंट मॉरिस पूरी घटना तक न्यूट्रल रहे। चीफ एम्बेसडर एम्परर ईथन के पैलेस पहुंचे और एम्प्रेस की इच्छा बताई कि वह अपने लिए कॉन्क्यूबाइन सिलेक्ट करना चाहती हैं। एम्बेसडर ने समझाने की कोशिश की कि कोलंबिया हमेशा वलेजो के प्रति काइंड रही है और 2 साल पहले कॉन्क्यूबाइंस भेजना वलेजो ने नहीं किया था। लेडी चाहती थी कि वलेजो से कॉन्क्यूबाइंस आएं ताकि उनके देश और करीब आ सकें। एम्प्रेस ने एम्परर ईथन को मैसेज भेजा। मैसेज पढ़कर एम्परर गुस्सा हो गए। शैरन ने लिखा कि जब वह उसके बारे में सोचती हैं तो उन्हें बुरा लगता है और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एम्परर उसके टेस्ट के हिसाब से कॉन्क्यूबाइंस सेलेक्ट करें।
आर्ची अपने चेम्बर्स में सोफे पर लेटे हुए सोच रहा था कि एम्प्रेस ऑफ कोलंबिया कितनी एब्सर्ड है। पिछले 3 साल से प्रिंस ने क्राउन प्रिंसेस शैरन में इंटरेस्ट दिखाया था। अब बटलर फिर से कन्विंस था कि आर्ची में कुछ फीलिंग्स हैं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि पैरन के बारे में इतनी डिस्डेन के साथ क्यों बोलता है। आर्ची को कॉन्क्यूबाइन बनने का आइडिया डिस्गस्टिंग लगा, और वह भी श्योर था कि एम्प्रेस ने लोग भेजे थे ताकि उसे वहां से हटाया जाए। प्रिंस बहुत नार्सिसिस्टिक था और समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे वह एक बड़े राज्य के प्रिंस को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहती है। प्रिंस जाने वाले थे ईथन से बात करने कि एम्परर कौन सी कॉन्क्यूबाइंस कोलंबिया भेजने वाले थे। हिज मैजेस्टी ने कॉन्क्यूबाइंस भेजने से मना कर दिया और एम्बेसडर्स को वापस कोलंबिया भेज दिया। आर्ची ने गुस्से में अपने भाई के ऑफिस में घुसकर पूछा कि उन्होंने एम्बेसडर्स को वापस क्यों भेजा। प्रिंस फ्यूरियस था। क्या उसका भाई सच में कोलंबिया के साथ फाइट करने वाला था? एम्परर ने खुद 2-3 साल पहले वहां से एक कॉन्क्यूबाइन ली थी। प्रिंस को उसका नाम याद नहीं आया। एम्परर हैरान हुए कि उनका भाई उसकी कॉन्क्यूबाइन का नाम तक नहीं याद रखता। ईथन ने समझाया कि वहां भेजने के लिए उनके पास कोई और नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बेटा पहले से मैरिड है और एम्परर आर्च ड्यूक का ओनली सन किसी और देश नहीं भेज सकते। आर्ची ने अपने चेस्ट पर हाथ मारा, ये दिखाने के लिए कि वह खुद कॉन्क्यूबाइन के लिए सूटेबल कैंडिडेट है। एम्परर ने माना किया, लेकिन प्रिंस ने प्रिटेंड किया कि उसने सुना ही नहीं और खुशी मनाई क्योंकि एम्प्रेस ने खुद एम्बेसडर्स भेजे थे। आर्ची ने अपने भाई को समझाया कि शैरन जानती है कि उनके पास और कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है और उसने उसे शुरुआत से ही नोटिस किया था, इसलिए एम्बेसडर्स भेजे। बॉय को अपने ऊपर कोई शक नहीं था। वह वलेहो का था और मानता था कि उसे अपने हेरिटेज के अनुसार रहना चाहिए और एम्प्रेस का हस्बैंड बनना चाहिए। ईथन ने अपने भाई की बातों को इग्नोर कर दिया और उसे बाहर जाने को कहा, क्योंकि इस वक्त उसके पास बहुत काम था। जैसे ही आर्ची ऑफिस से बाहर गया, एम्परर ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या शैरन ने सच में उससे बदला लेने का यही तरीका चुना है। उधर एम्प्रेस चेहरे पर मुस्कान लिए कमांडर को कॉन्क्यूबाइन से जुड़ा एक लेटर दिखा रही थी। कैंडिडेट्स की संख्या उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अभी शैरन एक ऐसी एम्प्रेस की इमेज बनाए हुए थी जो ट्रू लव पर भरोसा करती है, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। इसीलिए फिलहाल उसने तय किया कि सिर्फ 5 कॉन्क्यूबाइंस ही रखे जाएंगे। जब उसकी नज़र जेकब मिचेल की एप्लीकेशन पर पड़ी तो वह चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद इंटरेस्ट दिखाएगा। एम्प्रेस ने सोचा कि शायद उसके फादर ने उसे फोर्स किया होगा। शैरन ने आदेश दिया कि जेकब को वहीं रोक लिया जाए। वलेहो से एक कॉन्क्यूबाइन भेजा जाएगा और बाकी 3 एडवाइजर खुद सिलेक्ट करेगा। एम्प्रेस को बताया गया कि एम्बेसडर्स वलेहो से लौट आए हैं और चीफ एम्बेसडर उससे मिलना चाहता है। काउंट मॉरिस ने ईथन के वर्ड्स दोहरा दिए कि कॉन्क्यूबाइंस भेजना पॉसिबल नहीं है और एम्बेसडर्स को बिना एक दिन रुके वापस भेज दिया। शैरन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने एक कागज उठाया और तेजी से लिखना शुरू किया। लेटर में उसने लिखा कि अगर ईथन ने उसके एम्बेसडर्स को फिर से मना किया तो वह इसे कोलंबिया के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड मानेगी। पिछले 3 सालों में एम्परर ने उसे एक भी लेटर नहीं लिखा, इसलिए उसे ऐसा बिहेव करने का कोई हक नहीं है जैसे उनके बीच कुछ रहा हो। लेटर मिलने के बाद एम्परर वलेहो ने जवाब लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि वह शैरन को हर हफ्ते लेटर्स भेजता था और गिफ्ट्स भी। पेन रखकर ईथन सोचने लगा कि इतनी ब्राइट एम्प्रेस ऐसा पॉइजनस लेटर कैसे लिख सकती है। तभी उसे एहसास हुआ कि शैरन हमेशा रूड ही रही है, बस उसके सामने अच्छा बनने का दिखावा करती थी। लेकिन एक बात अब भी अनक्लियर थी, उसके लेटर्स और गिफ्ट्स को कौन छुपा रहा था। ईथन को उम्मीद नहीं थी कि लेटर्स और गिफ्ट से वह लड़की का दिल पिघला देगा, लेकिन साफ था कि जो भी प्रिंसेस के लिए भेजा गया था उसे किसी ने बीच में टच किया था। एम्परर समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। ये मानते हुए कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस वजह से खराब नहीं होने चाहिए, उसने आर्ची को कुछ समय के लिए कोलंबिया के पैलेस भेजने का फैसला किया, लेकिन साथ ही वार्न किया कि जैसे ही मौका मिलेगा वह उसे वापस बुला लेगा। ईथन को उम्मीद थी कि अगर आर्ची और शैरन का कोई बच्चा हुआ भी तो उसे इंपीरियल फैमिली का मेंबर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्ची एक अनऑफिशियल कॉन्क्यूबाइन था और इसका मतलब था कि कभी भी डिवोर्स हो सकता है।
जाने से पहले एम्परर ने अपने भाई को साफ इंस्ट्रक्शन दिया कि चूंकि वह वहां सिर्फ थोड़े समय के लिए जा रहा है, इसलिए शैरन को टच न करे। आर्ची ने ईथन से पूछा कि क्या वह सच में सैंड्रा से डिवोर्स करने वाला है, क्योंकि भले ही उनके रिलेशंस अच्छे न हो, फिर भी ड्यूक लियो का सपोर्ट पाने के लिए साथ रहना ज़्यादा बेटर था। एलसैंड्रा ने ईथन से शादी पॉलिटिकल गोल्स के लिए की थी, लेकिन वह अब भी केलब से प्यार करती थी, जिसे एम्परर ने खुद मार दिया था। ईथन किसी ऐसे इंसान को अपने पास नहीं रखना चाहता था जो कभी भी उसकी पीठ में छुरा घोंप सकता हो। हालात इतने खराब थे कि अब तो वे एक दूसरे की तरफ पीठ भी नहीं करते थे। उसका भाई उसकी सिचुएशन समझता था, लेकिन उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि डिवोर्स के बाद ईथन क्या करने वाला है और क्या उसके दिमाग में कोई और है। लेकिन एम्परर ने इस सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने अपने भाई को साफ वार्न किया कि शैरन से प्यार करने की हिम्मत न करे और न ही वहाँ कोई पोजीशन ले, क्योंकि चाहे हालात जैसे भी हों, 6 महीने बाद वह उसे वापस ले आएगा। कोलंबिया में एम्प्रेस की मुलाकात वलेहो से आए कॉन्क्यूबाइन से हुई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके लिए ये लड़का बस एक कंपेनियन था, कॉन्क्यूबाइन नहीं। आर्ची ने शैरन को गले लगाया और धीरे से कहा कि शायद वह खुश होगी कि अब वह उसी का है। लेकिन शैरन को रिलैक्स नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह यहाँ भेजा गया था और उसका दिल जीतना आसान नहीं होने वाला था। कमांडर इस सिचुएशन से साफ तौर पर खुश नहीं था। एम्प्रेस को उम्मीद थी कि ईथन एरिस्टोक्रेट्स में से किसी हाई स्टेटस आदमी को भेजेगा, न कि अपने छोटे भाई को। ट्रेजरर और प्रिंस कासल और प्रिंस के चेम्बर्स देखने चले गए। जैसे ही आर्ची एक कमरे में दाखिल हुआ, उसने तुरंत डिससैटिस्फैक्शन दिखा दी। उसे कमरा बहुत छोटा लगा। ट्रेजरर कुछ कह पाता उससे पहले ही आर्ची ने बोल दिया कि वह अपने चेम्बर्स खुद अपने हिसाब से फर्निश करेगा। बस जरूरी था कि उसे सब जल्दी से दिखा दिया जाए। प्रिंस ने डिमांड की कि उसे एम्प्रेस के चेम्बर्स दिखाए जाएं ताकि उसे कोई परेशानी न हो। वह वहां जाकर उसका इंतजार करने वाला था। उसी दौरान ड्यूक ने शैरन को ईथन का लेटर दिया और कहा कि एम्परर ने कहा था कि ये लेटर तब दिया जाए जब आसपास कोई न हो। लेटर में ईथन ने लिखा था कि वह हर हफ्ते उसे लेटर्स और गिफ्ट्स भेजता था और उसे समझ नहीं आ रहा कि ईथन ऐसा क्लेम क्यों कर रहा है। शैरन कंफ्यूज्ड हो गई। भले ही ईथन ने उसे धोखा दिया हो, लेकिन वह ऐसी बात पर झूठ नहीं बोलेगा, खासकर तब जब अब तक ये भी पता नहीं चला था कि पिछले एम्परर को किसने मारा और अब कोई एम्प्रेस के नाम आए लेटर्स छुपा रहा था। एम्प्रेस ने कमांडर के साथ इस बात पर डिस्कशन शुरू की कि वलेजो से आए लेटर्स और गिफ्ट्स कोई हाइड कर रहा है, लेकिन दोनों ही अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ऐसा कौन कर सकता है। शैरन को यकीन था कि भले ही इसका कनेक्शन एम्परर के मर्डर से न हो, फिर भी अलर्ट रहना ज़रूरी था, क्योंकि इंपीरियल चीज़ों की चोरी एक क्राइम थी। शैरन सोचने लगी कि क्या ड्यूक द्वारा पर्सनली दिया गया लेटर सच में उसी तक पहुंचा था। अगर क्रिमिनल वलेहो में था तो वह लेटर्स भेजने में इन्वॉल्व्ड था, और अगर कोलंबिया में था तो लेटर्स रिसीव करने में। एम्प्रेस को ईथन पर गुस्सा होना चाहिए था कि उसने अपना छोटा भाई कॉन्क्यूबाइन बनाकर भेज दिया, लेकिन इन लेटर्स की वजह से वह कुछ समय के लिए ये सब भूल गई। उसने ईथन से ब्रेकअप के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वह पहले ही बहुत बिजी थी और जल्द ही अपने फ्री टाइम में भी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलने वाला था। और वह अब भी उसके साथ हुए ब्रेकअप से निकल ही रही थी। जब शैरन अपने चेम्बर्स की तरफ बढ़ी तो उसने वहां आर्ची को खड़ा देखा। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। जब उसने पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो आर्ची ने वाइन की एक बॉटल निकाली और बोला कि वह उसकी मैजेस्टी के साथ ड्रिंक करना चाहता है। आखिर में उसने हंसते हुए बोल दिया कि शैरन उसे देखकर नशे में होती है और वह शराब से। शैरन को जवाब देती उससे पहले ही आर्ची ने कहा कि वह एम्प्रेस का इंतजार उसके चेम्बर्स में करना चाहता था, लेकिन ट्रेजरर ने उसकी परमिशन के बिना उसे अंदर जाने नहीं दिया। इसी वजह से वह कॉरिडोर में वेट कर रहा था। शैरन ने उसे अपने चेम्बर्स में आने का इशारा किया। आखिर वह यहाँ पूरे 6 महीने रहने वाला था, मतलब उनके पास बात करने के लिए काफी कुछ था। तभी अचानक ड्यूक दौड़ता हुआ आया और लगभग आर्ची से टकरा ही गया। उसके पास एम्प्रेस के लिए एक अर्जेंट खबर थी, जिसमें बिल्कुल भी देरी नहीं हो सकती थी। पता चला कि पावर स्ट्रगल के दौरान प्रिंस फ्रेड अलग अलग देशों के साथ रिलेशंस में दखल दे रहा था। शैरन आग बबूला हो गई। वह तुरंत जानना चाहती थी कि वह किन देशों के मामलों में दखल दे रहा था।
ड्यूक को अभी ये साफ नहीं पता था, लेकिन पड़ोसी देश उनके साथ खड़े थे और यहाँ तक कि ईथन ने भी अपना भाई एम्प्रेस के लिए कॉन्क्यूबाइन बनाकर भेज दिया था। ऐसे में ये पड़ोसी देश होने की संभावना कम थी। शेरन कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि क्या फ्रेड ने मोनार्क सील का इस्तेमाल किया था। ड्यूक ने बताया कि सील हमेशा पैलेस में रहती है। मोनार्क सील रूलर के सिग्नेचर की तरह होती है और उसका असर सबसे ज़्यादा होता है। अगर फ्रेड ने उस सील का इस्तेमाल करके स्टेट के फॉरेन अफेयर्स में दखल दिया था, तो इसका मतलब साफ था कि उसने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए थे और डील्स भी की थीं। शेरिन को पूरा यकीन था कि इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। ड्यूक ने कंफर्म किया कि जिन देशों के साथ उस ट्रेटर ने ट्रीटीज की थीं, वे जल्द ही अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करने की डिमांड कर सकते हैं। शेरिन ने सोचा कि उनके दोस्त इतनी बेवकूफ़ी भरी मांगे नहीं करेंगे। ऐसा सिर्फ दुश्मन ही करेंगे जो फ्रेड के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। किसी नतीजे पर जल्दी पहुंचने से बचने के लिए ड्यूक ने सलाह दी कि पहले ये पता लगाया जाए कि उसने किन देशों के साथ एग्रीमेंट साइन किए थे और उनमें लिखा क्या था। बातचीत के आखिर में ड्यूक ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि उसका बेटा जेकब पैलेस कब आ सकता है। शेरिन ने प्लान किया था कि वह पांचों कॉन्क्यूबाइंस को एक साथ सेलेक्ट करके पैलेस बुलाएगी। प्रिंस आर्ची को उसने टेम्पररी रेजिडेंस दे दी थी क्योंकि वह फॉरेनर था, लेकिन हर्म अभी ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ था। अपने बेटे को देखते हुए ड्यूक मिचेल ने सोचा कि चेहरे मोहरे में उसका बेटा प्रिंस आर्ची से किसी तरह कम नहीं है। उसने जेकब को वयेहो से आए प्रिंस की अराइवल की लेटेस्ट न्यूज़ बताई और ये भी बताया कि असली प्रॉब्लम ये है कि वह प्रिंस जेकब जितना ही हैंडसम है,